हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। MPPSC प्री की यूनिट नंबर 10 को हम इसमें पढ़ रहे थे। इससे पहले हम बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गाइस पहले वो वीडियो देख लीजिए या फिर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राज्य के विभिन्न जनजाति व्यक्तित्व संग्रहालय और उनसे संबंधित प्रमुख अकेडमी वगैरह। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। पहले आती हैं हमारी पेमा फाल्या। पहले कौन आते हैं? पेमा फाल्या। इनका जन्म चंद्रशेखर आज़ाद नगर झाबुआ में हुआ था। भील आदिवासियों के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं। पिथौरा से आते हैं। कौन है? पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं। यह सर्वश्रेष्ठ चित्रकार पेमा फाल्या हैं। पिथौरा कला की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें ध्वनि सुनकर और उसकी आकृति के रूप में उसे प्रदर्शित किया जाता है। भील आदिवासियों के समाज में पिथौरा सजावट का चित्र नहीं बल्कि एक विशिष्ट धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें चित्रकार अपने मन में कोई रूपांकन नहीं करता, मतलब मन से ही कोई नहीं करता। उसमें उर्वरता और समृद्धि के देवियों का आह्वान है तथा उसमें समर्पित छवियां होती हैं। जी स्वामीनाथन ने प्रेमा के पिथौरा में शामिल रूपों की पहचान इस तरह की है। इसमें बाबा गणेश, कछिया घोड़ा, चंदा बाबा, सूरज बाबा, तारे, सारंग, जामी माता, गाम्य देवता, पिथौरा बाप जी, रानी काजल, हग राजा कुंवर, मेघनी घोड़ी, नाहर, हाथी पानी वाली बावड़ी, सांप बिच्छू, मिस्ती, बंदर पोपट के साथ एक चिन्नाना, एक टांगिया, सुपार कन्या, घोड़ा पिथौरा की कैद में होता है। तो क्या क्या किसने बताया है? तो जो जे स्वामीनाथन ने इनने बताया है कि जो पेमा द्वारा पेंटिंग की जाती है, पिथौरा में जो चित्र बनाए जाते हैं उसमें कौन कौन होता है। उसमें बाबा गणेश होते हैं, कछिया घोड़ा होता है, बाबा चंदा बाबा होते हैं, सूरज बाबा, तारे, सारंग, जामी माता, गाम्य देवता, जामी माता, गाम्य देवता, पिथौरा बाप जी, रानी काजल, हगराजा कुंवर, मेघनी घोड़ी, नाहर, हाथी पानी वाली बावड़ी, सांप बिच्छू, मिस्ती, बंदर पोपट के साथ ही चिन्नाना, एक टांगिया, सुपार कन्या, घोड़ा पिथौरा के कैद में होता है। पेमा को प्रदेश सरकार ने वर्ष 1986 में शिखर सम्मान से नवाजा है और 2017 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में वार्षिक तुलसी सम्मान से भोपाल में जनजाति संग्रहालय में सम्मानित किया गया था। जो पेमा फाल्या हैं ये कहाँ से आती हैं? तो ये हैं भील आदिवासी से संबंधित है। पेमा फाल्या यह चंद्रशेखर आज़ाद नगर में उनका जन्म हुआ था। पिथौरा चित्रकला से संबंधित हैं, श्रेष्ठ चित्रकार हैं। ये ध्वनि सुनकर उनकी आकृतियों को प्रदर्शित करती हैं। इसमें ये एक धार्मिक अनुष्ठान होता है पिथौरा सजावट। इसमें उर्वरता और समृद्धि के देवताओं का आह्वान किया जाता है और छवियां बनाई जाती हैं। इसमें जो जे स्वामीनाथन हैं उनने बताया था कि पेमा फाल्या के द्वारा जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें बाबा गणेश होते हैं, कछिया घोड़ा होता है, चंदा बाबा होते हैं, सूरज बाबा होते हैं, तारे, सारंग, जामी माता, गाम्य देवता होते हैं, पिथौरा बाप जी होते हैं, रानी काजल होती हैं, हगराजा कुंवर होते हैं, मेघनी घोड़ी होती है, नाहर हाथी पानी वाली बावड़ी होती है, सांप बिच्छू मिस्ती बंदर पोपट सब एक साथ चिन्नाना, एक टांगिया और सुपार कन्या घोड़ा पिथौरा की कैद में सब होते हैं। इनको बहुत सारे सम्मान भी दिए गए हैं। तो भारत सरकार के द्वारा 1986 में इनको शिखर सम्मान मिला था। 2017 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको लोक पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में वार्षिक तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था भोपाल जनजाति संग्रहालय में। नेक्स्ट आती हैं जनगढ़ सिंह श्याम। इनका जन्म 1962 में मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के पाटनगढ़ गांव के एक पारदी गौड़ परिवार में हुआ था। इनकी मृत्यु 2001 में जापान के टोकामाची में मिथिला संग्रहालय में हुई थी। उपलब्धियां क्या हैं? भारतीय कला के एक नए स्कूल जंगल कलाम की निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। कला संग्रहालय भारत भवन के निर्देशक जगदीश स्वामीनाथन के अनुग्रह पर
भोपाल के पेशेवर कलाकारों के रूप में यह प्रतिष्ठित हुए। फरवरी 1982 में भारत भवन का उद्घाटन प्रदर्शनी में सर्वप्रथम जनगण सिंह श्याम के चित्र प्रदर्शित किए गए थे। 1986 में जनगण सिंह श्याम को शिखर सम्मान दिया गया। समिट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। इन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा भोपाल में मतलब जो भारत भवन है उसके गुंबद पर अपने चित्र को चित्रित किया है, जो आदिवासी एवं समकालीन भारतीय कला के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में से एक है। इन्होंने गौण चित्रकला में सर्वप्रथम कागज और कैनवास का प्रयोग किया और यह कला ही जंगल कलाम कहलाती है। इन्होंने किसका प्रयोग किया था? कागज और कैनवास का प्रयोग किया था। जनगण सिंह श्याम के चित्रों में प्राथमिक विषयक गौण देवता रहे हैं। साथ ही इन्होंने जंगल के जो जानवर होते हैं उनके कटआउट शैली के चित्रों में बाघ, हिरण, कछुए का चित्रण किया है। इन्होंने अपने चित्रों के पैटर्न बनाने के लिए रंगीन डॉट्स की लाइनों का प्रयोग किया है। कौन है? हमारे जनगण सिंह श्याम है। कहाँ से आते हैं? तो ये आते हैं हमारे मध्य प्रदेश के डिंडोरी के पाटनगढ़ से। इनका जन्म हुआ था 1962 में। 2001 में इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर? जापान के टोकामाची मिथिला संग्रहालय में। उपलब्धियाँ क्या क्या हैं? तो इन्होंने जंगल कलाम नामक स्कूल का निर्माण कराया है। इनके कला संग्रहालय में भारत भवन के जो निर्देशक हैं जगदीश स्वामी, इन्हीं के कहने पर इन्होंने एक पेशेवर कलाकार के रूप में इनको प्रतिष्ठित किया था। 1982 में जब भारत भवन का उद्घाटन हुआ था तो सबसे पहले जनगण सिंह श्याम की प्रदर्शनी को दिखाया गया था। 1986 में इनको शिखर सम्मान दिया गया और मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है और भोपाल में जो भारत भवन है इसके गुंबद पर इनके चित्र अंकित हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम से कागज और जो कैनवास है उसका प्रयोग करके जंगल कलाम कला का उपयोग किया था। इन्होंने इनकी जो चित्रकला है इसमें प्रमुख देवता होते हैं, इनके देवता गौणों के देवता होते हैं। इन्होंने कटआउट शैली में भी जो कुछ जानवर वगैरह हैं, बाघ, हिरण, कछुए का चित्रण किया है। इन्होंने चित्रों के पैटर्न में रंगीन डॉट्स की लाइनों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट आते हैं दिलीप सिंह भूरिया। इनका जन्म 18 जून 1944 को झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जून 2015 में हुई है। 1944 में जन्म हुआ, 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। दिलीप सिंह भूरिया एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे जो कि इंदिरा गांधी के करीबी रहे हैं। इन्होंने इंदिरा गांधी ने लोकसभा में सचेतक बनाया था। लोकसभा में क्या बनाया था? सचेतक बनाया था। राष्ट्रीय मंच पर आदिवासी समाज के हित में आवाज़ उठाने में भी अग्रणी नेता रहे हैं। इनकी राजनीतिक उपलब्धियां देखते हैं हम दिलीप सिंह भूरिया जी की। तो दिलीप सिंह भूरिया ने अपने राजनीतिक जीवन में 6 बार सांसद रहे हैं। दिलीप सिंह भूरिया बिल्कुल दिल्ली तक चलेगा 6 बार, तो दिलीप सिंह भूरिया 6 बार सांसद रहे हैं। 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं लोकसभा में यह कांग्रेस के सांसद रहे थे। 16वीं लोकसभा में ये भाजपा के सांसद चुने गए थे। ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही भूरिया आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। पैसा कानून जो कि आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे बनाने का श्रेय भी भूरिया जी को जाता है। 1980 में पहली बार सांसद बने थे। 16 साल तक लगातार सांसद रहे। इन्होंने 2 बार कांग्रेस छोड़ी थी और 1 बार भाजपा छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी रहे थे। मतलब 2 बार कांग्रेस से इस्तीफा दिया, 1 बार भाजपा से इस्तीफा दिया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी रहे हैं। मोतीलाल बोहरा के मुख्यमंत्री रहते दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में ही तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए भूरिया कमेटी बनाई गई थी। मतलब भूरिया कमेटी के अध्यक्ष भी थे और जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी थे। जो भूरिया समिति थी वह क्यों बनी थी? तो जो हमारे मोतीलाल बोहरा हैं उनके समय जो तेंदुपत्ता नीति है उसके लिए बनाई गई थी भूरिया कमेटी। इसकी अनुशंसा पर ही मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति बनाना लागू हुई थी। दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं और बोफोर्स घोटाले की जो प्रारंभिक जांच के लिए बनाई गई जो संसदीय कमेटी थी उसके सदस्य भी रहे थे। मतलब इन्होंने सहकारी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, ये अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष, और जो बोफोर्स घोटाला था उसकी प्राथमिक जांच में जो संसदीय कमेटी बनाई गई थी उसके भी ये सदस्य रहे थे। कौन है? हमारे दिलीप सिंह भूरिया हैं। जन्म कहाँ पर हुआ है? तो भूरी झाबुआ 1944 में 18 जून को, और इनकी मृत्यु हुई है 24 जून 2015 को।
ये क्या रहे हैं, तो आदिवासी नेता हैं, इंदिरा गांधी के करीबी रहे हैं, लोकसभा में सचेतक रहे हैं और आदिवासी समाज के हितों में इन्होंने आवाज़ उठाई है। राजनीतिक में क्या क्या देख सकते हो, ये 6 बार सांसद रहे हैं, 7वीं 8वीं 10वीं 11वीं लोकसभा में, और एक बार 16वीं लोकसभा में ये भाजपा से सांसद थे, और 7वीं 8वीं 10वीं और 11वीं में ये कांग्रेस के सांसद थे। 2 बार अटल मतलब ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है उसके अध्यक्ष रहे। भूरिया जो आयोग था उसके अध्यक्ष रहे। भूरिया कमेटी बनाई गई थी मोतीलाल वोहरा के समय तेंदुपत्ता नीति से संबंधित, उसके भी ये अध्यक्ष रहे थे, और इन्हीं की अनुशंसा के आधार पर जो मध्य प्रदेश में तेंदुपत्ता नीति है उसको लागू किया गया था। ये पैसा कानून है, इसमें आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान की गई है। इसका जो बनाने का श्रेय है वो भी दिलीप सिंह भूरिया जी को ही जाता है। और 1980 में पहली बार ये सांसद बने थे और 16 साल तक लगातार सांसद रहे। इन्होंने 2 बार कांग्रेस को छोड़ा, 1 बार बीजेपी को छोड़ा, और फिर कहाँ चले गए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में भी ये रहे हैं। भूरिया सिंह ने ही अखिल भारतीय संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं, ये सहकारी संघ के, और जो बोफोर्स घोटाला है उसकी जो प्रारंभिक जांच के लिए संसदीय कमेटी बनाई गई थी उसके सदस्य भी ये थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे फग्गन सिंह कुलस्ते। जन्म 18 मई 1959 में बारामती मंडला में हुआ था। माता का नाम है इनकी हीरोबाई, पिता का नाम है शोभन सिंह कुलस्ते, पत्नी का नाम है श्रीमती सावित्री कुलस्ते। मध्य प्रदेश की बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। इन्होंने मंडला लोकसभा में लगातार 5 बार जीत हासिल की है। 1989 में पहली बार ये मंडला के विधायक चुने गए थे। 1999 से 2004 तक यह केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी रहे हैं। कौन है ये, हमारे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। कहाँ से आते हैं, तो मध्य प्रदेश के आते हैं, मंडला से। जन्म उनका मंडला में हुआ था 1959 में बारामती मंडला में। इनकी माता का नाम है हीरोबाई, पिता का नाम है शोभन सिंह कुलस्ते, पत्नी का नाम है सावित्री कुलस्ते। बीजेपी के बड़ी नेता हैं, लगातार 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं, और 1989 में इन्होंने सबसे पहली बार मंडला के विधायक बने थे ये, और 1999 से 2004 तक ये केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जमुना देवी। 2012 में राज्यसभा में चुनी गई थी। 2014 में लोकसभा चुनाव में पुनः जीत हासिल की थी। 2016-17 में यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहीं। तो 2012 में राज्यसभा में चुनी गई, 2014 में लोकसभा में चुनी गई, 2016-17 में ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रही हैं। वर्तमान में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस्पात मंत्री में मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका, तो 19 नवंबर 1929 को धार मध्य प्रदेश में हुआ है। शिक्षा कैनेडियन स्कूल इंदौर के में मृत्यु 24 सितंबर 2010 को इंदौर में हुई थी। बुआ जी उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो इनकी जो शिक्षा है वहाँ कहाँ से हुई थी, कैनेडियन स्कूल है इंदौर में, और इनकी मृत्यु भी इंदौर में ही हुई थी 24 सितंबर 2010 को। बुआ जी उपनाम से इनको जाना जाता है। 1998 में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री एवं 2003 में यह पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी थी। मतलब 1998 में क्या बनी थी, पहली उप मुख्यमंत्री बनी थी पहली महिला उप मुख्यमंत्री, और 2003 में ये पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वे पहली बार विधानसभा में 1952 और 1957 की तक सदस्य रही थी। तत्पश्चात मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र से 6 बार चुनाव जीतकर विधायक चुनी गई। 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती। 1978 से 1981 तक राज्यसभा की सदस्य रही थी। इन्होंने मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आदिम जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे विभागों का दायित्व भी संभाला है। 2001 में यह भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित की गई है। एक ही बार मिला है 2001 में भारत ज्योति सम्मान। कौन है ये, हमारी जमुना देवी हैं। बुआ जी इनको कहा जाता है। कहाँ से आती हैं, तो इनका धार में जन्म हुआ था। ये हमारे मध्य प्रदेश की राज्यसभा में भी चुनी गई हैं 2012 में, लोकसभा में चुनी गई हैं 2014 में, और 2016-17 में ये रही हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।
फिर आती हैं हमारे मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया है। सरदारपुर धार में इनका जन्म हुआ था। इनकी स्कूल कहाँ पे हुई है? शिक्षा कैनेडियन स्कूल इंदौर में इनकी हुई थी शिक्षा। इनकी मृत्यु तो हो नहीं सकती क्योंकि 2016-17 में ये क्या रही हैं? स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री रही हैं जमुना देवी। तो 2010 में कहाँ से मर जाएंगी? तो ये गलत है। ये देखो हमने एक गलती पकड़ ली, वाह। फिर आती हैं 1998 से, मतलब 1998 में ये पहली बार महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी। 2003 में ये पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी। 1952 से 1957 में सबसे पहली बार ये झाबुआ से विधानसभा चुनाव जीती थी, पहली बार। 6 बार फिर लगातार चुनाव जीतती रहीं। 1962 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनी गई थी झाबुआ से। 1978 में 78 से 1981 तक ये राज्यसभा के सदस्य रही हैं। और जो हमारे मध्य प्रदेश शासन है वहाँ पर राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री के तौर पर आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के यह दायित्व संभाला है। 2001 में भारत ज्योति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए गाइस, हमने इस बुक की गलती तो पकड़ी है, लेकिन इनकी मृत्यु के बारे में नहीं, बल्कि ये चुनाव जीतने के बारे में। 2016-17 में इन्होंने कोई चुनाव नहीं जीता है, ये गलत है, बल्कि ये सही है। इंदौर में इनकी मृत्यु 24 सितंबर 2010 को इंदौर में इनकी मृत्यु हुई थी, ये सही है, बल्कि ये वाली लाइन गलत थी चुनाव जीतने की। नेक्स्ट आते हैं हमारे कांतिलाल भूरिया जी। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब लोगों के लिए कार्य करने वाले राष्ट्रीय नेता रहे हैं कांतिलाल भूरिया जी। इनका जन्म झाबुआ में जून 1950 में हुआ था। राथूराम भूरिया और लादीबाई भूरिया के यहाँ पर। इन्होंने MA LLB चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज झाबुआ से किया है। इनकी पत्नी का नाम है कल्पना भूरिया और 2 बेटे हैं जिनका नाम है संदीप एवं विक्रांत भूरिया। भूरिया जी 1998 और 1999, 2004 में मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से और 2009-2015 में रतलाम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। मतलब ये इन्होंने 2 जगह से चुनाव जीता है लोकसभा का। कहाँ से? तो 1999, 1998, 2004 का 3 बार झाबुआ से और 2009 का और 2015 का रतलाम से। 2009 में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उपभोक्ता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक कल्याण मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। तो कहाँ पर रहे हैं? जब मनमोहन जी की सरकार थी तब उपभोक्ता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। यह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी हैं। कौन है? हमारे कांतिलाल भूरिया जी हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए कार्य करने वाले रहे हैं। झाबुआ में इनका 1950 में जन्म हुआ था। किनके यहाँ? नानूराम भूरिया और लादीबाई भूरिया जी के यहाँ पर। इन्होंने MA LLB चंद्रशेखर आज़ाद कॉलेज झाबुआ से की है। इनकी पत्नी का नाम है कल्पना भूरिया, बेटे 2 हैं, एक का नाम है संदीप, दूसरे का नाम है विक्रांत। इन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा है। तो झाबुआ से लड़ा है लोकसभा का चुनाव 1998-99 में, 2004 में, और रतलाम में 2009 में और 2015 में रतलाम से। 2009 के समय जब मनमोहन सरकार थी उस समय यह उपभोक्ता एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री थे। अभी वर्तमान में कांग्रेस के सदस्य हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे नरेश चंद्र। छत्तीसगढ़ के 22 गढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत में सारनगढ़ राज्य के शासक थे। इन्होंने जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य का विलय कर दिया था। मतलब ये कहाँ के राजा थे? तो ये थे सारगढ़ के राजा थे। पहले छत्तीसगढ़ के जो 22 गढ़ है वहाँ के नरेश चंद्र राजा थे। इन्होंने अपनी रियासत को भारत सरकार में विलय कर दिया था 1948 में। नरेश चंद्र एक भारतीय राजनेता हैं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 13 से 25 मार्च 1969 तक रहा है। तो सिर्फ थोड़े दिन तक ही रहे हैं 1969 में। 1952 में इन्होंने पहला चुनाव जीता और मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में कैबिनेट मंत्री बने। तो कब जीते थे? 1952 में सबसे पहला चुनाव जीता था और भारत की जो मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसके कैबिनेट मंत्री रहे थे। राजा नरेश चंद्र दूसरी, तीसरी एवं चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं। मतलब दूसरी विधानसभा में, तीसरी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी में मतभेद के चलते इन्होंने सभी पदों से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास ले लिया। कांग्रेस ने इतना परेशान किया या उनसे मतभेद हो गए तो इन्होंने इस्तीफा ले लिया और संन्यास ले लिया। रानी कमलापति 15वीं शताब्दी की भारत की एक रानी और वीरांगना थी। ये कहाँ से आ गई? 16वीं शताब्दी में भोपाल के गोंडवाना शासकों के अधीन था। कमलापति का विवाह गोंड राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से हुआ था। बिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह। अच्छा, यहाँ से कमलापति हेडिंग आ जाएगी, है ना। नरेश चंद्र अपने हो गए कंप्लीट। तो नरेश चंद्र के बारे में हम फिर से देख लेते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ के 22गढ़ के राजा थे नरेश चंद्र सिंह। ये मध्य भारत के जो सारंगगढ़ है वहाँ के शासक रहे हैं। इन्होंने अपनी राज्य का विलय भारत में कर दिया था 1948 में। इन्होंने भारतीय राजनेता के रूप में काम किया है और मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे हैं। इनका कार्यकाल कब से 13 से 25 मार्च 1969 तक रहा है। और इन्होंने सबसे पहले चुनाव जीता था 1952 में, पहला चुनाव जीता था। और ये मध्य प्रदेश की को जो पहली विधानसभा थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे। नरेश चंद्र दूसरी, तीसरी और चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं। कांग्रेस के मतभेद के चलते इन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और संन्यास ले लिया। नेक्स्ट आती है हमारी कमलापति। तो कमलापति कौन है? 15वीं शताब्दी की भारत की सबसे महान शासिका वीरांगना रही हैं। 16वीं शताब्दी में भोपाल गोंड शासकों के अधीन था। कमलापति का विवाह गोंड राजा सूरज सिंह शाह के बेटे निजाम शाह से हुआ था। तो सूरज सिंह शाह का बेटा था निजाम शाह, उनके साथ इनका विवाह हुआ था। गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की 7 रानियां थीं। कमलापति उनमें सबसे प्रिय रानी थी। इतिहासकारों के अनुसार इसी समय अफगान दोस्त मोहम्मद भोपाल पर अधिकार करने के लिए प्रयासरत थे। इससे पहले जब जगदीशपुर पर अधिकार कर उनका नाम इस्लाम नगर रख दिया गया था। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगी। दोस्त मोहम्मद खान के बढ़ते दबाव के कारण रानी कमलापति ने अपने महल छोटे तालाब में ही कूदकर जान दे दी। नवंबर 2021 को भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो रानी कमलापति कहाँ से आती हैं? तो ये हमारी भोपाल की शासिका रही हैं। 15वीं शताब्दी की महान शासिका हैं। गौड़ शासकों के अधीन था भोपाल उस समय। जो सूरज भान सिंह हैं उनके बेटे निजाम शाह से कमलापति की शादी हुई थी। गिन्नौरगढ़ के शासक थे निजाम शाह। इनकी 7 पत्नियां थी और सबसे प्रिय थी कमलापति। इतिहासकारों के अनुसार जो अफगान है दोस्त मोहम्मद, उसने भोपाल पर अधिकार कर लिया। उसके प्रयास से जगदीशपुर पर उसने अधिकार करके उसका नाम क्या कर दिया? इस्लाम नगर कर दिया। रानी कमलापति ने दोस्त मोहम्मद खान से सहायता मांगी और दोस्त मोहम्मद खान के बढ़ते दबाव के कारण कमलापति ने छोटे तालाब में कूदकर जान दे दी। नवंबर 2021 में जो भोपाल का रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं श्री शिव भानु सिंह सोलंकी। जिला धार निवासी हैं। स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी ने राजनीति एवं समाज सेवा दोनों में सक्रिय एवं सराहनीय भूमिका निभाई है। 1980 से 1985 तक मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन है ये? हमारे श्री शिव भानु सिंह सोलंकी हैं। कहाँ से आते हैं? धार से आते हैं। शिव को रख दिया, धर दिया, तो धार से आते हैं निवासी और राजनीतिक समाज सेवा में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। 1980-1985 में मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं। पहले आदिवासी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 1980 से 1985 तक भारत के पहले आदिवासी उप मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारी लहरी बाई। लहरी बाई मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले की रहने वाली हैं। बैगा जनजाति से आती हैं। भारत के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को श्री अन्न बाजरा वर्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने लहरी बाई को बाजरा का अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। कौन है ये? लहरी बाई है। कहाँ से आती हैं? डिंडोरी से आती हैं। बैगा जनजाति की हैं। इन्हीं के अनुरोध पर भारत सरकार ने UN संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को श्री अन्न या बाजरा वर्ष घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। और जो मध्य प्रदेश सरकार है इन्होंने लहरी बाई को बाजरा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। भूरी बाई पिथौरा और भील चित्रकला से संबंधित है। पद्मश्री मिला है 2021 का। वह एक भारतीय भील कलाकार हैं जिनका जन्म पिटौल गांव मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर हुआ है। लेकिन पिटौल मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले का एक गांव है।
यह भारत की सबसे बड़े आदिवासी समूह भील समुदाय से संबंधित हैं। यह कागज और कैनवास का प्रयोग करके आदिवासी समुदाय से संबंधित पहली आदिवासी चित्रकार हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शिखर सम्मान 1986-87, अहिल्याबाई पुरस्कार 1998, रानी दुर्गावती सम्मान 2009, 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मतलब शिखर छुआ है इनने 86-87 में, अहिल्याबाई आई हैं 98 में, 1998 में, दुर्गावती से बन गई हैं दुर्गा 9 दिन की, तो 2009 में इनको दुर्गावती सम्मान मिला है और 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 80 के दशक में भूरीबाई भोपाल में काम करने आई थी। आज वह आदिवासी लोक कला अकेडमी में एक कलाकार के रूप में कार्य करती हैं और अपनी पेंटिंग के माध्यम से भील जीवन के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। झाबुआ के भीलों में पिथौरा चित्रकला बहुत सम्मान से आयोजित एक अनुष्ठान होता है। पिथौरा घोड़े को पारंपरिक चित्रकार लिखंदर द्वारा चित्रित किया जाता है और देवताओं को अर्पित किया जाता है। तो कौन है हमारी भूरीबाई हैं, कहाँ से आती हैं, तो इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार 2021 में। यह पिथौरा चित्रकला से आती है, भील आदिवासी से संबंधित है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, जो पिटौल गांव है झाबुआ में, वहाँ पर हुआ है इनका जन्म। यह क्या करती हैं, कागज और कैनवास का प्रयोग करके जो आदिवासी समुदाय से संबंधित चित्रकला है उसको करती हैं। इनको बहुत सारे सम्मान मिले हैं, मुख्यतः 4 सम्मान। पहले आता है शिखर सम्मान 1986-87 में, दूसरा आता है अहिल्या सम्मान 1998 में, दुर्गावती पुरस्कार 2009 में और पद्मश्री पुरस्कार 2021 में को दिया गया है पद्मश्री। और ये 80 के दशक में भोपाल में काम करने आई थी, अब वहाँ पर कलाकार के रूप में कार्य करती हैं, जागरूकता फैलाती हैं जनजाति के बारे में। और जो भील जनजाति है झाबुआ के, उसमें पिथौरा चित्रकला में बहुत सम्मान से इसको किया जाता है। पिथौरा चित्रकला में घोड़े को पारंपरिक चित्रकार लिखंदर जो है उनके द्वारा बनाया जाता है और इनकी जो देवता हैं उनको अर्पित किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सुश्री जोधैया बाई। इनको भी पद्मश्री मिला है, 2023 में मिला है और ये क्या है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। कौन है, जोधैया बाई। 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध बैगा चित्रकार जोधैया बाई को कला के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। किनको मिला है पद्मश्री, जोधैया बाई को मिला है 2023 का। जोधैया बाई बैगा दर्शकों से अपनी पेंटिंग के माध्यम से पारंपरिक बैगा आदिवासी संस्कृति और दर्शन को लोकप्रिय बना रही हैं। गौरतलब है कि 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोधैया बाई को महिला सशक्तिकरण की दिशा में उनके असाधारण काम के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। जोधैया बाई किससे संबंधित हैं, बैगा जनजाति से संबंधित हैं। 22 मार्च 2023 को इनको जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा उनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है उनके विशेष योगदान के लिए। यह क्या करती हैं, ये पेंटिंग करती हैं, कला से संबंधित हैं। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने जोधैया बाई को महिला सशक्तिकरण की दिशा में इन्हें नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया था। दुर्गाबाई ब्याम, इनको भी पद्मश्री मिला है 2022 का, चित्रकला से संबंधित है। दुर्गाबाई ब्याम एक कलाकार हैं। यह भोपाल स्थित जनजातीय कला की गौण परंपरा में कार्य करने वाली अग्रणीय महिला कलाकारों में से एक हैं। यह मंडला जिले की हैं। 2009 में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं। 2013 में बिरला अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनकी कला का संबंध डिगना कला से है। इनकी पुस्तक का नाम है भीमायाना। भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। कौन है ये, दुर्गाबाई ब्याम है, दुर्गा जी का रूप रखते हैं। 2 तो 22 में इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है चित्रकला के क्षेत्र में। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वहाँ पर जनजाति कला की गौण परंपरा में कार्य करने में अग्रणी महिला रही हैं। यह मंडला से आती हैं दुर्गाबाई ब्याम। 2009 में इनको रानी दुर्गावती राष्ट्रीय सम्मान मिला है, जो कि उनको भी मिला था अपनी क्या नाम है, भूरीबाई को भी मिला था 2009 में। 2009 में दुर्गाबाई ब्याम को भी मिला है। 2013 में इनको बिरला अलंकरण सम्मान मिला है, बिरला अलंकरण सम्मान दिया गया है।
इनकी कला का संबंध किससे है? डिगना। तो दुर्गाबाई क्या होगी? डिग गई एक जगह, तो डिगना कला से संबंधित है। इनकी पुस्तक का नाम है भीमायाना, जो कि भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। अर्जुन सिंह धुर्वे, पद्मश्री दिया गया है इनको 2022 का। नर्तक के क्षेत्र में यह बैगा परधोनी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के लोक कलाकार अर्जुन सिंह धुर्वे जी, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया है। यह डिंडोरी जिले के गांव धुरकोटा में रहने वाले हैं। इन्होंने 1993 से 94 में तुलसी सम्मान प्राप्त हुआ है। परधोनी नृत्य यह बैगा आदिवासी द्वारा विवाह के अवसर पर बारात की आगमनी में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, जिसमें बैल, मोर, हाथी, घोड़ा आदि के मुखौटे पहनकर कलात्मक नृत्य किया जाता है। कौन है? अर्जुन सिंह धुर्वे हैं। पद्मश्री दिया गया है 2022 में। नर्तक हैं। मध्य प्रदेश के परधोनी नृत्य से संबंधित है बैगा जनजाति के अर्जुन सिंह धुर्वे। यह डिंडोरी जिले के दुर्कुटास के रहने वाले हैं। इनको 1993-94 में पद्मश्री नहीं, 2022 में पद्मश्री मिला है और 1993-94 में इनको तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो परधोनी नृत्य है वह बारात की आगमनी पर बैल, मोर, हाथी, घोड़ा आदि के मुखौटे पहनकर एक कलात्मक नृत्य किया जाता है। इसके साथ हमारे सारे व्यक्तित्व होते हैं कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे जनजातीय से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन। तो कौन कौन सी मध्य प्रदेश से संबंधित संस्थान हैं, कौन कौन से संग्रहालय है और किसका प्रकाशन इनके द्वारा किया जाता है। विकास संस्थान देखते हैं। पहले आती है हमारी संस्थान, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान। तो यह है छिंदवाड़ा में, वर्तमान में भोपाल में स्थित है। स्थापना कहाँ की गई थी? छिंदवाड़ा में की गई थी जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान की, और वर्तमान में कहाँ पे है? भोपाल में है। 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। आदिवासी संस्कृतियों को बढ़ावा देना इनका कार्य है। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुगम बनाता है और जनजातीय संग्रहालय की रखवाली करता है, रख रखाव करता है। पहला कौन सा हमारा? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास परिषद। स्थापना कब हुई थी? तो 1954 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले छिंदवाड़ा में की गई थी, फिर कहाँ पे की गई? इसको भोपाल में स्थापित कर दिया गया है। क्या कार्य करता है? तो जनजाति की संस्कृति को बढ़ावा देता है, उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन को सुगम बनाता है और जनजातीय संग्रहालय की रख रखाव करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कल्याण करता है। आदिवासियों के शोषण और गरीबी को मिटाने का काम करता है। आदिवासियों को ऋण प्रदान करता है। क्या है? मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल में है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कल्याण करता है। आदिवासियों के शोषण एवं गरीबी को निपटाता है और आदिवासियों को ऋण प्रदान करता है। आदिवासी कल्याण विभाग स्थापना हुई थी 1965 को। आदिवासी कल्याण विभाग स्थापना 1965 को हुई थी। उद्यमी विकास संस्थान 1980 को। उद्यमी विकास संस्थान 1980 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करता है। शैक्षणिक, आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तो जो उद्यमी विकास संस्थान है इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमों को व्यवसाय स्थापित करने में मदद करता है। शैक्षणिक, आर्थिक और तकनीकी सहायता देता है। फिर आता है जनजाति विश्वविद्यालय, अमरकंटक में है। 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं। पहले आता है हमारा जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी छिंदवाड़ा में, फिर इसको भोपाल में स्थापित कर दिया गया। यह संस्कृति को बढ़ावा देता है, उनकी योजनाओं, उनकी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करता है और जनजातीय संग्रहालय का रख रखाव करता है। मध्य प्रदेश आदिवासी एवं वित्त विकास निगम, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। भोपाल में स्थापित है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक कल्याण करता है। आदिवासियों के शोषण, गरीबी को मिटाने का काम करता है। आदिवासियों को ऋण प्रदान करता है। आदिवासी कल्याण विभाग, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। उद्यमी विकास संस्थान 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। यह जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं उनके उद्यमों को व्यावसायिक स्थापित करने के लिए मदद करता है। शैक्षणिक, आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। जनजाति विश्वविद्यालय 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। अमरकंटक में स्थित है। विशेष पिछड़ी जनजाति विकास प्राधिकरण, तो विशेष
पिछड़ी जाति कौन कौन सी हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 3 हैं, सहरिया, बैगा और भारिया। तो तीनों के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो पहले आता है सहरिया विकास प्राधिकरण, यह ग्वालियर में है, दतिया में है, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड, मुरैना में है। इनकी जनसंख्या कितनी है? 4,17,171। तो सहरिया, देखो कौन सहरिया अपने उत्तर भारत साइड में रहती है। तो उत्तर भारत के कितने देखो जिले, पहले आता है ऊपर भिंड, मुरैना, भिंड मुरैना याद रहता है, ग्वालियर, भिंड मुरैना ग्वालियर 3 याद हो गए। दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और श्योपुर में ये स्थित हैं। 8 जगह पर स्थित है। ऊपर 8 जो जिले हैं अपने उत्तर भारत के, वहाँ पर कौन सा है? सहरिया विकास प्राधिकरण बनाया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा बैगा विकास प्राधिकरण। बैगा, बैग में डंडे वंडे लेके जाओ। तो डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट में बनाया गया है। कितने हैं? मुख्यतः 6 जिलों में बनाया गया है। डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट में। 1,31,425, 1,31,425 इनकी जनसंख्या है। नेक्स्ट आता है भारिया। भारिया एक ही जगह रहती है, छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा के पातालकोट और तामिया में बनाए गए हैं 2 विकास प्राधिकरण। 2012 में इनकी जनसंख्या है सिर्फ इतनी कम है, 2012 इनकी सिर्फ जनसंख्या भारिया। तो हम देखते हैं पहले सहरिया की, उत्तर भारत में रहती है। तो सहरिया की कहाँ कहाँ जनजाति विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं? तो ग्वालियर, दतिया, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, भिंड और मुरैना में। बैगा जनजाति मतलब इसकी शहरी जनजाति की जनसंख्या कितनी है? 4,17,171। बैगा विकास प्राधिकरण की डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला और बालाघाट में है और इनकी जनसंख्या है 1,31,425। फिर आते हैं भारिया विकास प्राधिकरण, छिंदवाड़ा पातालकोट में है और तामिया में स्थित है इसका विकास प्राधिकरण और सिर्फ 2012 इनकी जनसंख्या है। नेक्स्ट आते हैं जनजातीय संग्रहालय। जनजातीय संग्रहालय की संख्या है सिर्फ 2। पहला आता है हमारा श्री बादर भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय, छिंदवाड़ा में स्थित है, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है जनजातीय संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है और इनको 2013 में इसको बनाया गया था। जनजातीय संग्रहालय कितने हैं? 2। पहले आता है हमारा श्री बादल भोई राज्य जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा 1954 में और जनजातीय संग्रहालय भोपाल में स्थित है और 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश लोक कला एवं बोली विकास अकेडमी। तो हमारे मध्य प्रदेश की जितनी भी लोक कला हैं, बोली विकास अकेडमी है, उनको पढ़ना है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। यह एकेडमी का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य है जनजातीय कला को प्रोत्साहन करना और संरक्षित करना और बढ़ावा देना। यह एकेडमी जनजातीय कला के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वेक्षण करती है, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है और विभिन्न लेखन सामग्री एवं लेख प्रकाशित करती है। यह एकेडमी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों निर्देशों का पालन करती है। इस अकेडमी ने आदिवासियों एवं लोक कला पर आधारित आर्यवर्त के नाम से एक राज्य संग्रहालय की स्थापना की है। इसके अलावा ओरछा में साकेत नाम से एक रामायण कला संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थित है। तो कौन सी है हमारी मध्य प्रदेश की जो मध्य प्रदेश की जो कला एवं बोली विकास अकेडमी है, उसकी स्थापना कब की गई थी? 1980 में की थी। तो यह अकेडमी करती क्या है? जो जनजातीय कला है उनको प्रोत्साहित करती है, उनको संरक्षित करती है और बढ़ावा देने का काम करती है। यह जनजातियों के कला से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, उनका सर्वेक्षण करती है, उनके लेखन सामग्री लेख प्रकाशित करने का कार्य करती है, उनके सभी जितने भी सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड हैं, निर्देशन है, उनका पालन करती है। इन्होंने एक संग्रहालय बनाया है जिसका नाम क्या है? आर्यवर्त नाम का एक संग्रहालय बनाया है, राज्य संग्रहालय। और ओरछा में एक साकेत नाम का रामायण संग्रहालय भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। मध्य प्रदेश जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान ये सारा कार्य करती है। नेक्स्ट आती है संस्था का परिचय। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना 20 अप्रैल 1954 को जिला छिंदवाड़ा मुख्यालय में बनाया गया था। क्या है हमारा? जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 अप्रैल 1954 को की गई थी छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय में। वर्ष 10 अप्रैल
1965 में संस्थान का मुख्यालय भोपाल श्यामरा हिल्स में तैयार किया गया, नए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। संस्था का संग्रहालय छिंदवाड़ा के भवन में ही रखा गया है, जो आज श्री बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो बादल भोई राज्य संग्रहालय के नाम से इसको क्या संचालित किया जा रहा है, कहाँ? संग्रहालय छिंदवाड़ा के भवन में स्थित है। संगठन का मुख्य कार्य राज्य की जनजाति का मानव शास्त्रीय अनुसंधान, जनजातीय विषयों पर अनुसंधान, विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन, अध्ययन, राज्य की जनजातियों की भाषा, नागरिक शिक्षा, जनजातीय संस्कृति का संकलन, रिकॉर्डिंग, प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करना है। इनके सांस्कृतिक आयाम, जनजाति की विभिन्न कलाओं एवं उनके छायांकन एवं फिल्मांकन पर कार्यशालाएं और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विषय में सेमिनार आयोजित करती है। राज्य के राजस्व, पुलिस एवं अन्य विभागीय अधिकारियों का पुनर्अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, जनप्रतिनिधि का आदिवासियों के लिए संवैधानिक एवं सुरक्षात्मक उपायों पर प्रशिक्षण देती है। तो ये सारी जो संस्थान है, इसकी कब बनाया था? तो इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1954 में। कब? 20 अप्रैल 1954 को जिला मुख्यालय जो छिंदवाड़ा का है वहाँ पर की गई थी। फिर इसको 10 अप्रैल 1965 को जो संस्थान है उसका मुख्यालय भोपाल श्यामरा हिल्स में तैयार किए गए कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया। और जो संग्रहालय है छिंदवाड़ा में, उसमें आदि संस्थान को रखा गया, जिसका नाम क्या है? बादल भोई राज्य जनजाति संग्रहालय रखा गया है इसका नाम। इसका कार्य क्या है? तो जो जनजाति हैं उनका मानव शास्त्रीय अनुसंधान करता है, जनजाति विषयों पर अनुसंधान करता है, विकास कार्यों का मूल्यांकन करता है, अध्ययन करता है, राज्य की जनजातियों की भाषा एवं नागरिक शिक्षा, जनजाति संस्कृति का संकलन, रिकॉर्डिंग, प्रचार प्रसार एवं संरक्षण करता है। सांस्कृतिक आयाम, उनकी कला, उनके छायांकन, फिल्मांकन एवं कार्यशाला, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विषय पर सेमिनार को आयोजित करता है। यह राजस्व, पुलिस और जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं उनका पुनर्अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, प्रतिनिधित्व करता है, जिससे कि वह आदिवासियों के लिए संवैधानिक एवं सुरक्षात्मक उपाय के लिए प्रशिक्षण कर सकें। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश जनजाति वित्त एवं विकास निगम। तो निगम की स्थापना MP ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1994 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत किया गया है। 1 अप्रैल 1995 में योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति वित्त एवं विकास निगम है, तो मध्य प्रदेश ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1994 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत किया गया है। 1 अप्रैल 1995 में योजना का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया। मध्य प्रदेश वित्त एवं विकास निगम का उद्देश्य क्या है? तो यह परीक्षण के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देता है। जितने परीक्षण होते हैं उनको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास में मदद करता है, बढ़ावा देता है। शोषण उन्मूलन एवं विकास के माध्यम से इन्हें गरीबी रेखा के ऊपर उठाने में योगदान देता है। जितने भी शोषण का उन्मूलन करता है, विकास के माध्यम से क्या करता है? गरीबी रेखा से जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने में योगदान देता है। ट्राइबल के सभी आसान ऋण उपलब्ध कराता है। तो क्या है हमारा? मध्य प्रदेश जनजाति वित्त एवं विकास निगम है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1995 में हुई थी। इसको मध्य प्रदेश ट्राइबल फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1994 में हुई थी। कौन सी कंपनी के अधिनियम के द्वारा? तो भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा, उसकी धारा 25 के तहत इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। उद्देश्य क्या था? तो यह परीक्षणों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देती है, शोषण का उन्मूलन करती है और विकास के माध्यम से गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठाने का कार्य करती है। ट्राइबल के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराती है। वान्या प्रकाशन। वान्या प्रकाशन की स्थापना 1980 में मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विभाग के एक कल्याणकारी उपक्रम के रूप में की गई थी। वान्या का पंजीकरण मध्य प्रदेश फार्म एवं सोसाइटी द्वारा किया गया था और जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। वान्या प्रकाशन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है। तो जो वान्या प्रकाशन है कब से किया गया है? 1980 से किया गया है। किसके द्वारा? आदिवासी, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के एक कल्याणकारी उपक्रम के तहत।
इसका उद्देश्य क्या है? तो यह जनजातीय समाज को उनके हितों संबंधी अच्छी गुणवत्ता वाले जनजातीय साहित्य उपलब्ध कराने का कार्य करती है। नव साक्षरता शैक्षिक जो आदिवासी हैं उनके सर्वोत्तम साहित्य की खरीद, निर्माण, प्रकाशन एवं वितरण करती है। प्रमुख जनजाति बोलियों के गुणवत्तापूर्ण साहित्य एवं पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन करती है। यह जनजाति क्षेत्र और जनजातीय जीवन शैली से संबंधित पुराने अभिलेखों का संपादन, प्रकाशन का कार्य करती है। यह आदिवासी क्षेत्रों के शोध सामग्री प्रकाशित करती है और भारतीय सांस्कृतिक एवं महान ऐतिहासिक व्यक्तियों के संबंध में चयनित सामग्री भी प्रकाशित करती है। यह आदिवासी क्षेत्र के लिए अन्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित चयनित पुस्तकों की खरीद एवं वितरण के लिए कार्य करता है और यह जनजातीय संस्कृति के रखरखाव, प्रसार के लिए उपयुक्त सामग्री के संकलन एवं प्रकाशन के लिए काम करता है। यह निदेशक मंडल की सहमति से ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने का कार्य करता है जिनके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की शैक्षिक स्तर में सुधार संभव हो सकता है। यह जनजाति जीवन शैली, परंपराओं, विविध संस्थानों, सांस्कृतिक, समाज एवं विभिन्न अन्य विषयों पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने में भी मदद करती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हितों में आदिवासी संस्कृति से संबंधित सर्वोत्तम साहित्य को आदिवासी समाज तक प्रसारित करना। अन्य का क्या प्रकाशन करती है? तो चौमासा और अनुषंग का प्रकाशन करती है। अनुषंग और चौमासा तो हम देखते हैं हमारी जो बान्या प्रकाशन है वो, तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कल्याणकारी उपक्रम के तहत भोपाल से। इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजाति समाज है उनके हितों में अच्छी गुणवत्ता एवं साहित्य उपलब्ध कराती है। नव साक्षर एवं शिक्षित आदिवासियों के सर्वोत्तम साहित्य की खरीद, निर्माण, प्रकाशन एवं वितरण में सहायक होती है। जनजाति बोलियों की गुणवत्ता पूर्ण साहित्य एवं पाठ्यक्रम का प्रकाशन करती है। जनजाति जीवन शैली से संबंधित पुराने अभिलेखों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य करती है। यह शोध सामग्री एकत्रित करती है, प्रकाशित करती है और भारतीय संस्कृति, महान ऐतिहासिक व्यक्ति से संबंधित उनकी सामग्रियों को भी प्रकाशित करती है। यह चयनित पुस्तकों की खरीद एवं वितरण के लिए कार्य करती है। उनके रखरखाव, प्रसारण और सामग्री के संकलन में भी ये कार्य करती है। निर्देश मंडल की सहमति से ऐसी कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने का कार्य करते हैं जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में सुधार संभव हो सकता है। उनकी जीवन शैली, परंपराएं, विविध संस्थान है, संस्कृति, समाज एवं विभिन्न अन्य विषयों पर भी आधारित कार्यक्रम को आयोजित करती है। यह इसका उद्देश्य क्या है? जो हमारी वान्या है उसका उद्देश्य है कि यह आदिवासियों के हितों में आदिवासी संस्कृति से संबंधित सर्वोत्तम साहित्य को आदिवासी समाज तक प्रसारित करती है। इसके द्वारा प्रकाशन किया जाता है चौमासा का और अनुषंग का। प्रमुख पुस्तकें तो पहले आती हैं प्रकाशन कौन? मध्य प्रदेश आदिवासी कला, लोक कला एवं विकास अकेडमी द्वारा किया जाता है। तो जो हमारा प्रकाशन है वो कौन करता है? मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला एवं विकास अकेडमी के द्वारा किया जाता है। पुस्तकें और उनसे संबंधित लेखक पहले आते हैं गौण गीत। तो यह प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद ने लिखे हैं। तो गौणों के गीत शरीफ लोगों के लिए होते हैं, तो प्रोफेसर शरीफ मोहम्मद के द्वारा लिखे गए हैं गौण गीत। गवरीबाई, गवरीबाई पूरन शाहगल के द्वारा लिखी है। तो पूरन गोबर लेके आ गया, तो पूरन शाहगल साइकिल से, पूरन साइकिल के द्वारा लिखी गई है गबरीबाई। भारिया लोकदेव धर्मेंद्र पारे, अशोक मिश्रा और मनोज जैन। तो जो हमारे भगोरिया के देव लोग हैं उनमें धर्म भी है, मिश्री भी मिलती है और रोज मिलती है। तो भगोरिया देव लोग में कौन है? धर्मेंद्र पारे, अशोक मिश्रा और मनोज जैन। गोंडवानी, गोंडवानी पुस्तक लिखी गई है राजेंद्र प्रसाद और अशोक मिश्रा के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद और अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है गोंडवानी। रिक्कू, रक्कू यह आदिवासी खेल से संबंधित है और इसको राम तिवारी और अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। रक्कू श्री राम तिवारी और अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। मोधिया, मोघिया विमुक्त जनजाति की संस्कृति संबंधित है और परशुराम शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। मोघिया, मूघ
मोह हो गया इनको, परशुराम को अपने धनुष से, तो मोगिया किनके द्वारा लिखी गई है? श्री डॉक्टर परशुराम शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। समग्र, समग्र विकास चाहिए, गौड़ जनजाति की संस्कृति के बारे में लिखी गई है। निरंजन महावर और अशोक मिश्रा के द्वारा निरंजन महावर अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। समग्र गौड़ जनजाति की संस्कृति से संबंधित है। आख्यान, गौड़ों का इतिहास दिया गया है और पूरे चौपाल में चौरसिया जी ने बोल दिया है, तो डॉक्टर विजय चौरसिया के द्वारा लिखा गया है आख्यान। गौड़ जनजाति का इतिहास है। गौड़ देवलोक, तो ये धर्मेंद्र पारे, तो भारिया का जो देवलोक था वो भी इन धर्मेंद्र पारे, अशोक मिश्रा और मनोज जैन ने लिखा था, और जो गौड़ों का देवलोक है वो डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा लिखा गया है। मध्य प्रदेश की जनजातियों के फाग गीत, तो ये लिखे हैं कपिल तिवारी और अशोक मिश्रा जी ने। तो कपिल गाते फिरता है रोज रोज और रोता फिरता है अशोक। तो मध्य प्रदेश के जो जनजातियों के लोकगीत हैं फाग गीत हैं, जिनमें आते हैं कपिल तिवारी नाम और अशोक मिश्रा जी का नाम। पिथौरा भील जनजाति चित्रकला एवं कहानियाँ से संबंधित है। पिथौरा यह बसंत निर्गुणे और भानुशंकर गहलोत के द्वारा लिखी गई है। तो पिथौरा में पत्थर, मतलब पत्थरों में फूल खिल जाते हैं बसंत के महीने में, क्योंकि उस टाइम शंकर जी का टाइम होता है ना। भानु शंकर गहलोत और बसंत निर्गुणे के द्वारा लिखी गई है पिथौरा। रमा भील, रमा भील पूरन साइगल, ये गोबर लेकर आए थे और रमा को दे दिया इनने, तो रमा भील किसके द्वारा लिखी गई है? पूरन साइगल के द्वारा लिखी गई है। भीली लोक आत्मयी, तो भीली लोक आत्मयी लिखी गई है, ये भी पूरन सिंह साइगल के द्वारा। कि भैया इन ये गोबर लेने गए थे, रमा को दे दिया और सब लोग भील लोगों की आत्मा में बस गए। तो भील लोक आत्मयी किनके द्वारा लिखी गई है? पूरन साइगल के द्वारा लिखी गई है। तो हम पहले इनकी सारी किताबें देख लेते हैं, किसने क्या क्या लिखा है। पहले आते हैं गौड़ गीत, किसने गाए थे? तो ये शरीफ लोगों ने गाए थे, तो मोहम्मद शरीफ या शरीफ मोहम्मद। गवरी बाई, तो ये पूरन साइगल। रमाबाई और एक और थी इनकी पुस्तक भीली लोक आत्मयी। भारिया की लिखी, भारिया देवलोक लिखी है 3 व्यक्तियों ने, धर्मेंद्र पारे, अशोक मिश्रा और मनोज जैन। जो धर्मेंद्र पारे हैं इन्होंने भारिया लोक देव लिखा है, और जो गौड़ देवलोक है वो भी धर्मेंद्र पारे जी के द्वारा लिखा गया है। गौड़वानी, तो तो राजेंद्र प्रसाद और अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है गौड़वानी। रक्कू, तो श्री राम तिवारी और अशोक मिश्रा जी के द्वारा लिखी गई है। मोघिया, मुंह में घी डाल दिया, मोघिया परशुराम शुक्ला जी ने लिखी है, विमुक्त जनजाति संस्कृति से संबंधित है। समग्र गौड़ जनजाति से संबंधित है, और निरंजन महावर अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। समग्र निरंजन महावर और अशोक मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। आख्यान, तो यह गौड़ों का इतिहास लिखा गया है डॉक्टर विजय चौरसिया के द्वारा। आख्यान गौड़ों का इतिहास है, डॉक्टर विजय चौरसिया जी के द्वारा लिखा गया है। गौड़ देवलोक, यह लिखा गया है धर्मेंद्र पारिक के द्वारा, डॉक्टर धर्मेंद्र पारिक के द्वारा लिखा गया है गौड़ देवलोक। मध्य प्रदेश की जनजातियों के फाग गीत लिखे हैं कपिल तिवारी जी ने और अशोक मिश्रा जी ने। पिथौरा, जो कि भील जनजाति चित्रकला एवं कहानियों से संबंधित है, बसंत निर्गुणी एवं भानुशंकर गहलोत के द्वारा लिखे गए हैं। रमा भील, यह लिखा गया है डॉक्टर पूरन साइगल के द्वारा। भीली लोक आत्मे, ये भी डॉक्टर पूरन साइगल के द्वारा लिखे गए हैं। अन्य पुस्तकों में आते हैं कर्मगीत, आदिवासी धरोहर, भीली गीत एवं लोक कथाएं, कोरकू संस्कार गीत एवं बैगा गीत। तो अन्य पुस्तकों में कौन कौन से आते हैं? कर्मगीत, बैगा गीत, कोरकू संस्कार गीत, भीली गीत, लोक कथा एवं आदिवासी धरोहर। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ शेयर, subscribe and comment. Thank you so much guys. Have a nice day.